कौवे चिड़िया बोल रहे हैं, स्टूडेंट को नहीं बोल रहे। भाई कोई मुझे कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही? हाजिफा क्या लिखा हुआ है? हजैफा, आवाज आ रही मेरी जी? आ रही है आवाज। चलो थैंक यू भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम शुरू करते हैं। कल जहां पर हमने चीज़ों को छोड़ा था उससे आगे हम लोग चलते हैं। मुझे एक ब्लैंक शीट चाहिए होगी जी। अच्छा जी, कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट हैं वो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और इक्विटी होते हैं। और इनको जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उसके अंदर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट किसी ना किसी शक्ल में इंक्रीज, किसी ना किसी नहीं कहना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज की शक्ल में इफेक्ट हो रहे होते हैं। दरअसल जब हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज का जिक्र करते हैं तो हकीकत में हम कोई गिव एंड टेक कर रहे होते हैं। लाशौरी तौर पर उसके एंड के ऊपर पीछे गिव एंड टेक का ही एक इम्पैक्ट जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि घर पर कोई 3-4 ट्रांजैक्शन एज्यूम करके उनके ऊपर ये गिव एंड टेक वाली सॉरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट इंक्रीज डिक्रीज ये पूरा जो प्रोसेस है 4 स्टेप का ये अप्लाई कीजिएगा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई कीजिएगा। तो आप लोगों ने किया है अगर, और किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम आई है या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको लगे कि यार ये तो बड़ी मुश्किल थी, हमें तो पता ही नहीं चला, तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन सो आई कैन। सुभान जी सुभान क्या कह रहा है जी? सर सुभान ये अगर एक एग्जांपल हो कि अली ने 40,000 लोन लिया है तो इसमें हेड्स क्या बनेंगे? इसमें एक तो कैश आएगा, जी लोन लिया कैश आया, और दूसरा जी जिससे लोन लिया उसका नाम पता होना चाहिए। अगर उसका नाम पता नहीं है तो एक यूनिवर्सल नेम है, वो क्या है, लोन पेएबल, वो यूज कर लेंगे। तो दो हेड सर हुए, क्या दो हेड हुए, एक कैश का और दूसरा जी हो गया लोन फ्रॉम एमसीबी, ऐसे कह लें, ठीक है ठीक ना? है इसकी नेचर अब हाँ, उसकी नेचर, कैश की नेचर एसेट है, बता दिया था कल, एसेट हो गई ठीक और है इंक्रीज हाँ जी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जी मेरे पास कैश आ रहा है, ठीक है डेबिट कर देंगे। डेबिट हो गया जी और लोन फ्रॉम एमसीबी क्या है, लायबिलिटी जी है, प्रॉमिस दिया ठीक मैंने के पैसे वापस करने हैं, लोन फ्रॉम एमसीबी का मतलब ये है, और ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी ठीक कैश है डेबिट हो जाएगा और लोन फ्रॉम एमसीबी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ठीक हो गया जी, थैंक यू आगे जी। ये क्या है, उसामा जुबैर। सर पे सैलरी टू एम्प्लॉय होगा सर, इसमें सर्विस होगा ना, एक तो कैश हो गया और मुझे दूसरा आपकी सर्विस होगा। आपकी आवाज हेड कट गई, आप जरा ट्रांजैक्शन दोबारा बोल दें। सर पे सैलरी टू एम्प्लॉय सर, एक ओके, तो कैश हो गया इसमें हेड और दूसरा सर्विस होगा। हाँ जी सर्विस होगा। उस सर्विस जब हम ऐसे लोगों से लेते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होती है, ऐसे ही है ना, कि उससे हमने सर्विस ली और उससे पैसे दिए, बात खत्म हो गई, हमारे पैसों का बेनिफिट खत्म हो गया। तो उस सर्विस को हम सैलरी का नाम देते हैं। सैलरी जब हम बोलते हैं, देने वाला जब सैलरी कहता है तो इसका मतलब है कि किसी से सर्विस लिया, उसकी पेमेंट की है। तो सैलरी इज आवर एक्सपेंस और कैश इज आवर एसेट। कैश कम हो रहा है पेमेंट करने से, वो क्रेडिट हो जाएगा, और सैलरी एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, हम उसे डेबिट कर देंगे। क्लियर? सर ये एक्सपेंस इंक्रीज क्यों हुआ है, ये एक दफा बता दें। एक्सपेंस इंक्रीज ये हुआ है कि मेरे जो पैसे थे उन पैसों का बेनिफिट मेरे लिए ख़त्म हो गया जो मैंने एम्प्लॉय को दिए हैं। और एक्सपेंस क्या होता है, पैसों का बेनिफिट जब कंज्यूम हो जाता है तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। पहले फ़र्ज़ करो मेरा एक्सपेंस ज़ीरो था, मैंने कोई एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ था, यूं ही मैंने सैलरी दी, मेरा एक एम्प्लॉय हो गया, उसको मैंने सैलरी दी, मेरे पैसों का बेनिफिट कंज्यूम हो गया, मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके। और जी, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद। सर जी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस डिड डोनेशन ऑफ 5 लाख। जी सर भाई, एक अकाउंट कैश हो गया, दूसरा अकाउंट क्या होगा? डोनेशन। डोनेशन। हाँ, ठीक है डोनेशन सर। क्या है, सैलरी की तरह डोनेशन भी वो पैसे हैं जिनका बेनिफिट हमारे लिए खत्म हो गया। सैलरी में हमने कोई बेनिफिट लिया, बंदे से काम लिया, तब बेनिफिट खत्म हुआ। डोनेशन में
हमने पैसे दे दिए, अल्लाह ताला से कोई बेनिफिट मिलेगा अगले जहान में अगर वो कबूल हो जाएगी, फाइनेंशियली स्पीकिंग दुनिया के अंदर उसका बेनिफिट खत्म हो गया, लिहाजा वो एक्सपेंस है मेरा और डोनेशन एक्सपेंस होगा। ठीक है सर। सर अगली है सोल्ड प्रोडक्ट्स फॉर रुपीज 10 lakhs। एक तो कैश हो गया, दूसरा प्रोडक्ट्स है अकाउंट। जब मैंने कहा था मैं एक्चुअली आज एक्सपेंस और सेल की ट्रांजैक्शन डिस्कस करूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था जब हम ऐसे प्रोडक्ट बेचेंगे तो उस प्रोसेस को सेल कहते हैं, तो यस सर, दूसरा ये अकाउंट तो इसमें सेल का इन्वॉल्व होगा। सर सेल हमारी जी, इनकम है और इनकम इंक्रीज हो रही है, पहले जीरो सेल थी, अब इतने जितनी आप बोल रहे हैं इतनी सेल हो गई, लिहाजा इंक्रीज इन इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर जी। सर दूसरा जो अकाउंट है उसको हमने सेल किया है, तो ये तो सर सेकंड स्टेप था, एलोकेट द नेचर टू अकाउंट। फर्स्ट जी स्टेप जो है वो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई करना है, जी उसकी जगह पे भी सेल ही लिखेंगे। जी जी पहला अकाउंट जो है वो क्या है, सेल है। पहला स्टेप में कैश और सेल और उनकी जी नेचर सर। आइडेंटिटी, एक्चुअली सेल 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 की जो नेचर है वो रेवेन्यू है, लेकिन मैंने कहा था कि रेवेन्यू कह दें, सेल कह लें, इनकम कह लें, ये सब अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। ठीक है ओके सर। जी। नेक्स्ट जी, हाफ हा, ये क्या लिखा हो यार, हजीफा, हजीफा अमान। जी भाई, जी भाई हजीफा अमान, चलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम। सर मैंने पूछना था, अगर हम किसी को लोन दें प्रोडक्ट सेल करें लोन पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेटे उसको कहते हैं उधार दें किसी को, इतना औखे यस क्यों सर। हो रहे हो। ठीक है, तो जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो एक अकाउंट तो जब चीज बेचते हैं वो सेल का इन्वॉल्व हो गया, ठीक हो गया, और यस दूसरा सर। दूसरा हमें मिला क्या, हमें एक प्रॉमिस मिला है, उस प्रॉमिस का नाम क्या है, रिसीवेबल। रिसीवेबल फ्रॉम, जिसको भी आपने उधार दिया उसका नाम लिख लें, रिसीवेबल फ्रॉम अहमद। तो ये दो अकाउंट यस इन्वॉल्व सर। होंगे, एक रिसीवेबल का और एक सेल का। रिसीवेबल यस हमारा सर। एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, सेल हमारी इनकम है, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट करेंगे। यस सर। जी समीउल्लाह। कल आपने ये कहा था कि सोल ट्रेडर के लिए हो, तो यही आपने स्पेसिफिक चीज कही थी कि ये जो अकाउंटिंग की फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है यार सारी जो आपने बताई। ये तो सारी बातें मैंने कही हुई थी, आप अपना सवाल करें, क्या है रिपीट सर करें। मैं ये पूछ रहा था कि अगर पार्टनरशिप या इधर आ जाए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज की तरफ, ठीक है। डेबिट डेबिट क्रेडिट के रूल सेम रहने हैं, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप की कर रहे हैं, चाहे लिमिटेड जी। कंपनी की कर रहे हैं, वो नहीं बदल। तो सर शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल यूज करेंगे हम या इक्विटी? ये शेयर होल्डर्स के लिए भी हम कैपिटल और इक्विटी दोनों यूज कर सकते हैं। जी सर, और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स में क्या फर्क होगा? इन्वेस्टर, शेयर होल्डर का दूसरा नाम इन्वेस्टर है। यस सर। इन्वेस्टर कई तरह के होते हैं, उनमें से एक शेयर होल्डर होता है जो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, जो कंपनी को उधार देता है, बिजनेस करता है, उसे भी इन्वेस्टर कहते हैं कि उसने अपने पैसे बिजनेस में लगाए हुए हैं उधार देकर और वो रिटर्न लेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, आप यूं समझ लें शेयर होल्डर और इन्वेस्टर एक ही बात के दो नाम जी। जी वकास। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। सर ये आपने इलेक्ट्रिसिटी और वो उसकी सर गिव हमने करना सर कैश 5000 सर, इसका जरा बता दें सर, इसको किस तरह बेटा इलेक्ट्रिसिटी हमारा सर कंज्यूम बेनिफिट। कैश हमने दिया, कैश की तो समझ आ रही ना, जब अब्बा जी बिल देते हैं बिजली का तो उन्हें समझ आती होगी कि यस यार सर। इतने पैसे जेब से गए हैं। ठीक है, गए। यस और सर। ये जो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बदले यार ये तोता तो इधर उधर कर लो जो पीछे बोल रहा है यार। कोई भी नहीं बोल रहा सर, मैं अकेले ही कमरे में बैठा हूँ। अच्छा आप अकेले ही बैठे हुए हैं, अच्छा यार नाराज ना हो, मुझे ऐसे आवाज आ रही है जैसे कोई तोता पीछे बोल रहा है। अच्छा सॉरी। अच्छा ऐसे है नहीं नहीं सर। कि जब हमने बिजली ली है तो हमने अपने पैसों का बेनिफिट लेकर कंज्यूम कर लिया, तो वो क्या है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिकली एक्सपेंस है हमारा। ठीक है, तो एक यस सर। अकाउंट इन्वॉल्व हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का और दूसरा इन्वॉल्व हो गया कैश का। एक्सपेंस यस सर। इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे, कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ओके सर। थैंक यू। जी। रुमैसा नहीं, ये इसने हाथ डाउन कर लिया, पहले पूछा था इसने। जी जी उमर फलीद, हाफिज मोहम्मद उमर वलीद, अनम्यूट करो हाफिज साहब।
ठीक है जी, ओके जी। बस जी, सवालात आपके ख़त्म हो गए। ये डेली बेसिस के ऊपर ऐसे शुरू में क्वेश्चन कर लिया करें ताकि कन्फ्यूजन के साथ अगला लेक्चर ना पढ़ें। अगला लेक्चर शुरू होने से पहले पीछे कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, कल मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में गिव एंड टेक होगा। उस गिव एंड टेक को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसे अकाउंटिंग की जो पहली बुक है जर्नल, उसके अंदर लिखेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि हमने उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन ये नहीं पता कि सर उसे बुक्स में लिखना कैसे और उस बुक का फॉर्मेट जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये वो चीज़ बताने लगा हूं जो कि हमारी बुक में लैग कर रही है। ठीक है, और ये वो अप्रोच है जिसे हम कन्वेंशनल अप्रोच कहते हैं, यानी जो अकाउंटिंग के मुजद लोग हैं, ब्रिटिशर जो गोरे लोग हैं, ब्रिटिश लोगों ने अकाउंटिंग ईजाद की हुई है, हिंदू कहते हैं उन्होंने की हुई है, लेकिन ये इन रियल सेंस जो है हिंदू बनिए की ईजाद नहीं है। इन्वेंशन अकाउंटिंग का जो नॉलेज इल्म है ये ब्रिटिश लोगों का है। तो ब्रिटिश लोगों की जो कन्वेंशनल अकाउंटिंग है उसके मुताबिक जर्नल का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बगैर हम अगली अकाउंटिंग जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, इसके अगेंस्ट अल्टरनेट सिस्टम आए, हम वो सिस्टम डिस्कस करेंगे और फिर मुमकिन है हम बाकी की बात हम उस अल्टरनेट सिस्टम में करें। लेकिन अकाउंटिंग समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जर्नल क्या है, जर्नल कैसे बनता है, क्योंकि जर्नल के बाद का प्रोसेस जो है वो फिर अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स है कि इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, ये टोटल कर लें, ये बैलेंस निकाल लें, ये ट्रायल बना लें और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाएं। सो द बेसिक थिंग वाज जस्ट टू create an accounting entry that was in shape of debit and credit, and the second thing was how to write it down। ठीक है, लिहाजा जब हम किसी अकाउंटिंग एंट्री को लिखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम ये चाह रहे होते हैं कि यार हमारे पास रिकॉर्ड हो जाए। रिकॉर्ड किस लिए रखा जाता है कि ये पता चल जाए, नंबर 1 कि ये वाकया कब हुआ, नंबर 2 इसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे, नंबर 3 कितने कितने से इन्वॉल्व थे, दैट्स ऑल। ठीक है, ये 3 चीज़ें। कब, वाकया का मतलब यहाँ ट्रांजैक्शन है, कब ट्रांजैक्शन हुई, कौन कौन इन्वॉल्व मीन कौन कौन से हेड इन्वॉल्व हैं, और तीसरी बात कितनी कितनी अमाउंट से इन्वॉल्व हैं। फिलहाल हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन में जितनी अमाउंट से अकाउंट इन्वॉल्व होता है उतनी से ही दूसरी होता है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इनोवेशन आएगी। तो अभी फिलहाल ये समझ लें कि मुझे ये पता चलना चाहिए कि कब एंट्री हुई है, मुझे ये पता चलना चाहिए कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व थे, मुझे ये पता चलना चाहिए कि कितनी कितनी अमाउंट से इन्वॉल्व थे। तो जब हम बात करते हैं कि कब एंट्री हुई है तो इसका मतलब क्या है, कब का मतलब है मुझे कोई डेट चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूं जी, ये मैं डेट का कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, ओके। उसके बाद जब मैं ये कहता हूं कि जी मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से हेड इन्वॉल्व हैं, तो उन हेड्स को मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, कि भाई इसमें कौन कौन से हेड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये जो दूसरा कॉलम है। फिर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितनी कितनी अमाउंट से इन्वॉल्व हैं, लिहाजा अमाउंट डेबिट भी होती है, अमाउंट क्रेडिट भी होती है, लिहाजा मैं 2 कॉलम बना लूंगा, डेबिट अमाउंट के लिए एक कॉलम और क्रेडिट अमाउंट के लिए दूसरा कॉलम। आमतौर पर आप ये सोच रहे होंगे कि यार एक ही अमाउंट होती है, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो ये 2 कॉलम क्यों बनने हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत अभी ये समझ लें, उसके बाद फिर जब मैं कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो वो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और एक कॉलम और बनेगा जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर कोई फिगर वर्क नहीं होना, ये जस्ट एक रेफरेंस है। ये किस चीज का रेफरेंस है इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपसे फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया जी, मैं यहाँ पर मैंने डेट लिखी, ये जो कौन कौन से हेड इन्वॉल्व हैं इसको हम पर्टिकुलर कह सकते हैं, इसको हम डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और कितनी अमाउंट से जो रुपीस जो हैं वो डेबिट हुए और कितनी अमाउंट के रुपीस जो हैं वो
क्रेडिट हुए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आगे रुपीज लिख दें, रुपीज लिख के बाद में डेबिट क्रेडिट लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रुपीज लिखने हैं दोनों में, लेकिन जो लेफ्ट कॉलम है उसके अंदर डेबिट रुपीज लिखने हैं, जो राइट कॉलम है इसके अंदर क्रेडिट रुपीज लिखने हैं। इसको पूछो यार क्या मसला है अबू बकर खालिद को। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। यार जरा तेज बोला करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बोलें जल्दी। जी सर, मैंने ये आपको ये कहना था कि जहाँ पर हम रुपीज लिख रहे हैं या अमाउंट भी लिख सकते हैं ना? जी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक बीकॉम में अमाउंट लिखते थे? है। जी सर। बीकॉम वाले ही हो ना? जी जी। ठीक है, माशाल्लाह, खुश रहो। चलो जी सर, आगे चलें। जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, वो कह रहा जी यहाँ अमाउंट भी लिख सकते हैं रुपीज की जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया है, इसके अंदर ये एक छोटा कॉलम है, इसको मैं यहाँ पर हेड लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा लेजर फॉल्यू। क्या लिखा मैंने? लेजर फॉल्यू। ये LF है, लेजर फॉल्यू। ठीक है, LF स्टैंड्स फॉर लेजर फॉल्यू। ये बोर्ड के ऊपर ऐसे ही लिखा जा रहा होगा, आप सही करके लिख लें, लेजर फॉल्यू LF। फॉल्यू का मतलब पेज होता है, रेफरेंस होता है। इसके अंदर कोई अमाउंट नहीं आनी। ये जब अकाउंटिंग सिस्टम मुकम्मल होगा तो फिर उसे इंटरलॉक करने के लिए ये कॉलम यूज होता है, वो बताऊंगा उस इंटरलॉकिंग का क्या मतलब है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना दिया, इसे बेसिकली हम लोग जर्नल बोलते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल। जर्नल अकाउंटिंग की पहली बुक है। ठीक है, आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग साइकिल बनाया था, अपने पिछले नोट्स देखें, उसके अंदर सबसे पहले गिव एंड टेक था, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, उसके बाद जर्नल था, जर्नल के बाद लेजर था, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस थी, और ट्रायल बैलेंस से हमने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी। तो बेसिकली हम वो जो जर्नल है, जो अकाउंटिंग की पहली बुक है, जहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, हम वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, किस तरह बनानी है? हम हमारे सामने कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को हम उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई करके हम ये डिटरमिन करेंगे कि किस हेड को डेबिट करना है, किस हेड को हमने क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज़रा ये वो मेरे पास ये जो पेज है, इसको मैं लाइन पेज कर रहा हूँ, लाइनें लगा रहा हूँ। अगर ये लग गई तो यहाँ सीधी सीधी ये लाइनें मैं लगा रहा हूँ। ये सिर्फ आज ही लगाऊंगा एक मकसद के तहत, चूँकि आप पहली दफ़ा कोई अकाउंटिंग बुक बना रहे हैं तो चीज़ें छोटी छोटी क्लियर करना ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ फिर ये कन्फ्यूजन फॉर लाइफ रह जाते हैं, और आप में से आधे लोग या सारे लोग ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे और उनके ये कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होंगे, ना वो शर्मो शर्मी किसी से पूछेंगे, पास भी हो जाएंगे। ये मैंने क्या किया जी, ये मैंने लाइन लगा दी। अच्छा, रिवर्स नहीं लगती? ओके, नहीं लगेगी, ये देखो। अच्छा, ये हम जी साथ साथ छोटे मोटे तजर्बे भी करते रहते हैं। ओके, ये बोर्ड पे होता तो अब तक मैं सारी लगा चुका होता। एनीवेज, अच्छा जी, ये एक रूल्ड पेपर बन गया, लाइनें लगी हुई हैं, और इसके ऊपर ये कॉलम बन गए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ठीक है, अब सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लिख लेते हैं, वो यहाँ लिखते हैं। हम लिखते हैं जी स्टार्टेड बिजनेस विद ₹100। छोटी छोटी फिगर लिखूंगा ताकि उन कॉलम्स में आ भी जाएं। ठीक है, तो कल मैंने 10 लाख लिखा था, तो हमें टाइम ही ज़ाया होता है 10 लाख लिखने में, तो ₹100 से शुरू कर लेते हैं। अपना बिजनेस है, जैसे मर्जी शुरू कर लें। तो ₹100 से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मिस्टर अली वट एवर जो भी उसका नाम था। अब इसके अंदर स्टेप नंबर 1, अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसे कन्वर्ट करना है। ये क्या एक ट्रांजैक्शन है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एन एंट्री। एंट्री का मतलब क्या है कि मैं इसको इस शेप में लिख लूँ कि क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो इसके अंदर बेसिकली 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है जी, रंग बदल लेते हैं। ठीक है जी, एक अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें कैश का, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है
कैपिटल का। ठीक है जी, कैश एक एसेट है, अब मैं एसेट के लिए ए लिख दूंगा, और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी के लिए मैं एल लिख दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया, हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा स्टेप हमने उनको नेचर एलोकेट कर दी। और तीसरा स्टेप क्या है कि हम ये डिटरमिन कर लें कि इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रही है। कैश बढ़ रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, कल वाली ही ट्रांजैक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने जब इसको डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट किया, रूल अप्लाई किया, तो कैश एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, हम इसे डेबिट कर देंगे। और कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आपके पास वो कल 4 लाइनों वाला रूल था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैपिटल वाली लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैंने कल भी एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो सारे का सारा गिव एंड टेक का ही है। मैंने कैश लिया है, टेक किया है, टेक का मतलब डेबिट करूंगा, और मैंने वादा दिया है, प्रॉमिस दिया है पैसे वापस करने का, जिसे कैपिटल कहते हैं, वो प्रॉमिस दिया है, लिहाजा गिव किया है तो उसे मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ये एंट्री किसी सर्टन डेट को ही होगी, 1 जनवरी 2 जनवरी वट एवर, जो भी डेट होगी। ठीक है, अब ये जो सारा काम मैंने किया है ये मेरे माइंड में होना है। मैंने बताया आपको कि अभी 2, 3, 4 क्लासों के बाद ये सारा काम जो है ये इन एन आई क्लिक आप खुद कर लिया करेंगे, आपके माइंड के अंदर ये सारी वर्किंग होनी है, और आपने खुद बता दिया करना है कि सर इसको डेबिट कर दें, इसे क्रेडिट कर दें। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ हमने इसे एलेबोरेट किया। अब इसको लिखना कैसे है, ज़रा तवज्जो रखिएगा। यहाँ मैं इसकी डेट लिखूंगा, फर्ज कर लें 1 जनवरी 2020। ठीक है, ये डेट आ गई। उसके बाद ये जो अपर लाइन होगी, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, एक रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ कह रहा हूँ, ट्रुथ भी है, रूल भी है, कि जब आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूके चले जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, अफ्रीका चले जाएं, जहां मर्जी दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में चल जाएं, जब रेड लाइट होगी सिग्नल पे तो आपने रुकना है। तो इसी तरह कुछ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंसेज हैं, उसके अंदर अकाउंटेंट्स के लिए ये एक यूनिवर्सल सेइंग है कि जो भी डेबिट इफेक्ट होगा जब हम किसी जगह लिखने लगेंगे किसी लाइन पेपर के ऊपर, तो जो अपर वाली लाइन है उसके अंदर हमने डेबिट इफेक्ट लिखना है। ठीक है, लिहाजा डेबिट इफेक्ट लिखने का मतलब क्या है, कैश डेबिट हो रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश। ठीक है, और साथ में लिख दूंगा अकाउंट। AC स्टैंड्स फॉर अकाउंट। ठीक है, अकाउंट की एब्रीवेशन है, अकाउंट का मतलब होता है हेड, के पर्टिकुलर हेड के अंदर ये ट्रांजैक्शन हुई है, और वो हेड क्या, कैश है, और वो क्या हुआ है, वो डेबिट हुआ है। अब इसके साथ बिल्कुल नहीं लिखा हुआ कि ये डेबिट हुआ है, क्योंकि ये अपर लाइन में लिखा गया है, लिहाजा अंडरस्टूड है कि ये डेबिट हुआ है। और जो क्रेडिट इफेक्ट होगा वो हमेशा हम लोअर लाइन में लिखते हैं, वो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब हम तेजी में काम करते हैं, लिखते हैं, तो शायद हर एंट्री के साथ, हेड के साथ ये अकाउंट ना लिखा जाए। शुरू से आदत बनाएंगे तो आप लिख सकेंगे, बेहतर होता है कि ये लिख लिया जाए, ना भी लिखा जाएगा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखना ज़्यादा बेहतर है। और ये जो सेकंड इफेक्ट है, इसके साथ हम टू की एब्रीवेशन भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, टू की एब्रीवेशन यूं कह लें, और इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, इससे क्रेडिट इफेक्ट को थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं ताकि दोनों अलग-अलग आइडेंटिफाई हो जाए। तो अब इनकी अमाउंट लिख दें, कैश कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 100 रुपीज से, और कैपिटल कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 100 रुपीज से। ठीक है जी, ये हमने क्या किया, हमने जर्नल के अंदर एक एंट्री कर दी। ये जो जर्नल है ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर हम हर रोज होने वाली तमाम एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, वो मॉनेटरी इवेंट होगा, तो हम इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल का मतलब होता है रोजाना। ये लिटन वर्ड जर से बना है, मैंने पहले भी बताया था, जर का मतलब होता है हर रोज। तो हर रोज जो ट्रांजैक्शन होती हैं इस जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसको उर्दू में हम रोजनामचा भी कहते हैं। ठीक है, शायद कभी ये वर्ड सुना हो। एक काम सिर्फ रह गया और हमारी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जो है वो मुकम्मल होगी। वो क्या है, ये डेबिट क्रेडिट इफेक्ट लिखने के बाद जो नीचे वाली लाइन है, तीसरी लाइन, इसके अंदर हमने इसकी एक स्मॉल सी
मुख्तसर सी नरेशन लिखनी है, ट्रांजैक्शन लिखनी है कि आखिर ये क्या हुआ है। ये जो वैसे तो अकाउंटेंट को तो ये ट्रांजैक्शन देख के पता चल जाएगा। अब अगर मुझे नाम भी बताया जाए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैं कहूँगा कैश टू कैपिटल का मतलब है कैश आया कैपिटल की वजह से, इसका मतलब है क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। लेकिन फॉर अदर पीपल हु आर नॉन अकाउंटिंग और फॉर एनी अदर रीजन, हम क्या करते हैं, थर्ड लाइन के अंदर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एक वजाहत इस ट्रांजैक्शन की देते हैं, जिसे हम नरेशन बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो हमने तीसरी लाइन के अंदर वन लाइनर मैक्सिमम या 1.5 लाइनर इसकी नरेशन लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ स्टार्टेड बिजनेस। इसके आगे कोई अमाउंट नहीं लिखनी, ठीक है। मैं सिर्फ नरेशन लिख दी कि जी बिजनेस शुरू किया है, मैंने कोई इसके आगे अमाउंट नहीं लिखनी। और जब ये लिखा जाएगा तो ये पर्टिकुलर वाला कॉलम जो है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे लाइन से क्लोज कर देना है, इसको हमने लाइन से क्लोज कर देना है। ये मैंने डबल लाइन, ये डबल लाइन एक सिंगल लाइन लगेगी, ठीक है, मैंने वाजे करने के लिए डबल लाइन लगाई है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मेट कहलाएगा उस डेबिट क्रेडिट की रिकॉर्डिंग का, इसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो गई। इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजेशन। हमने क्या कर दी, हमने जर्नलाइजेशन कर दी, ठीक है। इसे हम जर्नल एंट्री या बाज का सिंपल एंट्री भी बोलते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। ये मैंने जर्नल में एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब क्या होगा, इसी तरह बिजनेस के अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन को मैं डेबिट क्रेडिट की शक्ल में यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहूँगा और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और अगले जो अकाउंटिंग प्रोसेस हैं वो इस जर्नल बुक से देख देख के बाकी सारा प्रोसेस जो है वो इससे आगे चलना है। ये वाला जो काम मैंने किया, ये हेड आइडेंटिफाई किए, नेचर एलोकेट की, ये सारा मेरे माइंड के अंदर होना है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारा दिन उनमें लोग काम करते हैं। सेल डिपार्टमेंट के लोग सेल्स करते हैं, परचेज डिपार्टमेंट के लोग परचेजेस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे होते हैं, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का काम कर रहे होते हैं। शाम के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, उन तमाम के जो एविडेंस हैं वो अकाउंटेंट की टेबल पर आ जाते हैं, ठीक है। अब अकाउंटेंट ने क्या करना है, देखना है उन ट्रांजैक्शन को। अगर वो कंपनी के एसओपीज के मुताबिक हुए हैं तो उनको उसने देखते जाना है, देख देख के उन्हें रिकॉर्ड करते जाना। वो जो एविडेंस होंगे जो कि ट्रांजैक्शन को वाजे कर रहे होंगे, उन्हें हम वाउचर कहते हैं। VOUCHER, वाउचर। वाउचर क्या होता है, एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। लाइक सेल, आप कोई चीज़ खरीदते हैं बाजार से तो आपको वो बिल देता है, ठीक है, उसे हम, वो क्या है, वो वाउचर है, ठीक है। उधार खरीदते हैं तो वो आपको इनवाइस देता है। कुछ चीज़ें साथ साथ आया करेंगी, मैं क्लियर करता जाऊंगा। जब हम कोई चीज़ उधार खरीदते हैं तो उसका जो बिल होता है उसे इनवाइस कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनवाइस। और जब हम कोई चीज़ कैश में खरीदते हैं तो उसका जो बिल मिलता है उसे हम इनवाइस नहीं कहेंगे, उसे कैश मेमो कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, कैश मेमो या सिंपली मेमो, ठीक है। तो ये बात नोटिसेबल है क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये वाली अंडरस्टैंडिंग यूज होगी। ओके, तो आपके पास बिल आया या आपके पास कैश मेमो आई या आपके पास इनवॉइस आई, अकाउंटेंट ने उसको देखा, देख के एंट्री कर दी। बिजली का पेड बिल क्या है, एक वाउचर है। किस चीज़ का वाउचर है, एविडेंस है कि बिल पे हुआ, उसने उसको देखा और इधर एंट्री कर दी। परचेज हुई, उसने उसको देखा और इधर एंट्री कर दी। सैलरी दी, सैलरी शीट, सैलरी स्लिप आई, उसने उसको देखा और इधर एंट्री कर दी। फर्नीचर खरीदा, उसका बिल देखा, इनवॉइस देखी, मेमो देखी, उसने इधर एंट्री, एंड सो ऑन, ठीक है। द अकाउंटेंट विल कीप ऑन एंटरिंग द वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इस तरह डे टू डे बेसिस के ऊपर तमाम की तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हैं वो क्या होती हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई। अब आपको भी समझ आई होगी कि सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पीछे
वो जो हमने आइडेंटिफाई किया है कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, उस चीज़ की है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो रिकॉर्डिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो आइडेंटिफाई किया अकाउंट, नेचर एलोकेट की, इंक्रीज डिक्रीज और डेबिट क्रेडिट एलोकेट, ये क्या है? ये अकाउंटिंग लैंग्वेज है और हमने इसके अंदर इसको जर्नल के अंदर हम इसे इनकॉर्पोरेट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ ट्रांजैक्शन और रिज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये रिकॉर्डिंग तो अब हर ट्रांजैक्शन की उस जर्नल के अंदर ऐसे ही करनी है। ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन और देख लेते हैं। लाइक अभी आज लेक्चर के शुरू में एक बच्चे ने डिस्कस किया कि जी सैलरी पे की है। वो ट्रांजैक्शन क्या है? पेड सैलरी टू एम्प्लॉई फॉर रुपीज़ से, ये चूँकि 100 है, हम छोटी छोटी फिगर्स ले रहे हैं, ऑफ ₹5 एम्प्लॉई को ₹5 की सैलरी पे की। ठीक है, इसके अंदर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं जी? देख लें, आइडेंटिफाई कर लें। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन हम लोग कर लेते हैं। ये हमने कहा जी अब पेड सैलरी ऑफ ₹5। ओके, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक कैश का और दूसरा सैलरी का। सैलरी अकाउंट, अब इनकी नेचर क्या है? कैश इज एन एसेट और सैलरी इज एन एक्सपेंस। यहां कंफ्यूजन होगी, आपको कंफ्यूज होंगे आप। सैलरी आपको लगेगा कि यार ये तो इनकम होती है, बिल्कुल इनकम होती है, लेकिन किसकी? जिसे सैलरी मिलती है। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? जिसे सैलरी मिलती है, या बिजनेस की? हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। लिहाजा जिसे सैलरी मिलती है सर, उसकी ये वाकई इनकम होती है, लेकिन जो सैलरी देता है उसके लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसने ये पैसे दिए और इसके अगेंस्ट सर्विस ले ली। इन पैसों का बेनिफिट उसने कंज्यूम कर लिया, खत्म हो गया उसके लिए। अब ये बेनिफिट ले लिया, कंज्यूम कर लिया, दोबारा इन पैसों के अगेंस्ट कोई बंदा काम नहीं करेगा। दोबारा काम करवाना अगले महीने, तो अगले महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? तो लिहाजा सैलरी क्या है? सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो कैश क्या है जी? कैश एक एसेट है, ये मैं पूरा लिख देता हूँ। सैलरी एक एक्सपेंस है। कैश एसेट कम होगा जब मैं सैलरी दूंगा एम्प्लॉय को, और सैलरी एक्सपेंस ज्यादा होगा। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस ज्यादा होगा मीन जो मैंने लोगों से बेनिफिट पैसों का कंज्यूम किया है वो बढ़ गया ना। पहले मेरी सैलरी 0 थी, अब वो बढ़ के 5 हो गई, और किसी को सैलरी दूंगा सैलरी बढ़ जाएंगी। ₹5 अगर दिए हैं एक बंदे को, ₹4 एक बंदे को दिए, सैलरीज 9 हो गई। ₹10 एक बंदे को दिए, सैलरीज 19 हो गई। तो जो जो हम सैलरी पे करते जाते हैं, हमारा जो कंज्यूम्ड बेनिफिट है वो बढ़ता जाता है। लिहाजा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नो अप्लाई द रूल। रूल अप्लाई क्या करेंगे? इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, और डिक्रीज इन एसेट, कैश एसेट है कम हो रहा है, दैट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। इधर कैसे लिखेंगे? यहाँ डेट लिखेंगे। अब मैं हर जगह, आप खुद लिख लेंगे डेट। क्या एंट्री करेंगे? हम लिखेंगे, ये देखें, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस साथ लिखने की भी जरूरत नहीं है, सैलरी अंडरस्टूड है कि ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, सैलरी क्या है? अंडरस्टूड है कि सैलरी जो है वो क्या है? वो एक एक्सपेंस है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो जी समझ आई ये बात की? हमने अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन को लिखना शुरू कर दिया, हम अकाउंटेंट बन गए। क्या करेंगे? कितनी अमाउंट से हुई है ये ट्रांजैक्शन? ₹5 से हुई, ये आ गए 5, और इसे हम यहाँ पर डबल लाइन से क्लोज कर देंगे कि भाई ये एंट्री होगी हमारी। ठीक है, हमने एक और, सिर्फ ये जो डबल लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में लगानी है, क्योंकि बाकी जो कॉलम है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। पेज एंड के ऊपर हम इनका टोटल लगाते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमने जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट कर दिया। क्लियर होगी जी बात? ओके, एक और ट्रांजैक्शन हम लेते हैं, हम कोई सेल की ट्रांजैक्शन बनाते हैं, ये देखें। फिर हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। ये हम करते हैं जी, लिखते हैं सोल्ड गुड्स। ये भी एंट्री किसी बच्चे ने बोली थी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20। ठीक है, हमने अभी परचेज नहीं की, सेल करनी शुरू कर दी है, लेकिन चलो एंट्री है ना तो इसको देख लेते हैं। ज़ाहिर है परचेज करेंगे तो सेल करेंगे, लेकिन चूंकि सेल की ट्रांजैक्शन आ गई तो हम उसको एक्सप्लेन करने लगे। इसके अंदर 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट कितने इन्वॉल्व हैं, इसको जज करने के लिए सबसे पहले ये सोच लिया करें कि क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है या उधार ट्रांजैक्शन है।
ठीक है। अब यहाँ ये बात भी क्लियर करते चलें कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होती है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। कैश बाइंग और सेलिंग के वक्त इन्वॉल्व होता है। कैश भी दो तरह से इन्वॉल्व हो सकता है ना, कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व हो वो कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। और वो ट्रांजैक्शन जिसमें बाइंग सेलिंग में कैश इन्वॉल्व ना हो वो उधार ट्रांजैक्शन होती है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम उसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो फौरन ये सोचा करें फैक्ट आइडेंटिफाई करते हुए कि इसमें कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं। 2 अकाउंट इन्वॉल्व। कौन कौन से? जब कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगी तो एक अकाउंट कैश का लाजमी होगा। ये आसान सा टोटका है। तो जब हम कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर ₹20, 20 रुपए की चीजें सेल की हैं, तो इसका मतलब सेल की मीन कैश आया ना, उधार तो नहीं किया। उधार करेंगे तो बताया जाएगा कि उधार किया है, और उसकी पहचान भी हम सीखेंगे कि जी किस तरह से हमने उसको पहचानना है कि ये ट्रांजैक्शन कैश है या उधार है। बहरहाल सोल्ड का मतलब सेल कर दिया, 20 रुपए का मीन कैश आ गया, उधार की तो बात ही कोई नहीं हुई। लिहाजा 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट कैश का इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट सेल का इन्वॉल्व है। कैश मेरा एसेट है और सेल मेरी इनकम है या रेवेन्यू है, ठीक है। वो जो 5 कंपोनेंट कल डिस्कस किए, 5 एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, उनमें एक एलिमेंट इनकम का भी था। इनकम कह लें, रेवेन्यू कह लें या सेल कह लें, की बात है, ठीक है। आज एक बच्चे ने ये ट्रांजैक्शन पूछी भी है। तो जब हम किसी को चीज बेचते हैं कैश पे, तो मेरा कैश बढ़ता है, और जो मेरे पास मेरी जो सेल है, जो मेरी सेल है, जो मेरी इनकम है, वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज करती है। वो भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज कर रही है। पहले मेरी सेल 0 थी, अब मेरी सेल 20 रुपए की हो जाएगी, और सेल करूंगा तो सेल और बढ़ जाएगी। और या यूं कह लें, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि जब सेल करते हैं तो कोई चीज कम होती है। नहीं भाई, चीज कम नहीं होती। जो चीज लोगों को दे रहे हैं वो सेल है, वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो लिहाजा इनकम क्या हो रही है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कितने से इंक्रीज हो रही है? वो जितनी अमाउंट है 20 रुपए से, कैश उतने से इंक्रीज हो रहा है और सेल हमारी बढ़ रही है। तो कैश एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और सेल इनकम है इंक्रीज हो रही है तो रूल अप्लाई करके इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख लें, इधर इसके इनवॉइस के ऊपर, इसके कैश मेमो के ऊपर इसकी डेट लिखी होगी, वो यहाँ लिख दी। उसके बाद हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से? 20 के साथ, ये 20 और ये 20। यहाँ पर मैंने लिखा इस, अच्छा इसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स सोल्ड। क्या होगी, गुड्स सोल्ड। ये मैं नरेशन अब बार बार नहीं लिखा करूंगा, ये सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को एक दफा समझा दी कि ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। जैसे ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन थी सैलरी टू कैश, तो मैंने यहाँ पर लिखना था सैलरी पेड, सैलरी पेड, कि जी सैलरी पे कर दी, ठीक है। तो इस तरह ये ट्रांजैक्शन जो है वो मुकम्मल हो गई। ओके, अब हमने ये जितनी भी ट्रांजैक्शन अभी तक की हैं, कल हमने फर्ज करें हम फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये हो जाना चाहिए कि मैं ये कहूँ कि जी बॉट फर्नीचर ऑफ ₹5 फॉर कैश, तो आप फौरन ये कहें कि जी फर्नीचर को डेबिट करना और कैश को क्रेडिट करना। उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग यही है सारी, ये 4 स्टेप ही हैं। लेकिन वो मेरी प्रैक्टिस और मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मैं फौरन इन स्टेप को लिखे बगैर मैं फौरन कह दूं कि जी ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना, और उसको इधर लिख दूं, ठीक है। जब मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 10, तो मैं फौरन कहूंगा कि यार फर्नीचर को डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें, ठीक है। तो इस तरह हम ये सारा काम किए बगैर, ये काम हमने नहीं किया करना, ये काम हमारे माइंड में होना है। ये तो एक आध दिन की बात है, ये थोड़ी करते रहना है। ट्रांजैक्शन कोई बोलेगा मैं फौरन उसकी एंट्री कर दूंगा, आप फौरन उसकी एंट्री कर देंगे। आप फौरन कहेंगे कि सर फर्नीचर को डेबिट कर दें और कैश को क्रेडिट कर दें। अच्छा, मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वो भी क्लियर करता चलूं। अच्छा, इस एंट्री को बोलते कैसे हैं, ठीक है। अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखते हैं, अगर इसे बोलना हो तो कैसे बोलते हैं, इसे ऐसे बोलते हैं, कैश टू कैपिटल, पहली एंट्री को।
सैलरी टू कैश, कैश टू सेल्स। डेबिट क्रेडिट के वर्ड नहीं साथ बोलते जी, कैश को डेबिट कर दें, सेल को क्रेडिट कर दें, ठीक है। अगर फिजिकल क्लास हो तो कोई बच्चा ऐसे कहे, मैं एंट्री पूछूं क्या जी इसको डेबिट कर दें, इसको क्रेडिट कर दें, तो मुझे गुस्सा आता है कि यार हम अकाउंटेंट हैं, आपको सर कैश टू कैपिटल, मुझे पता है कैश टू कैपिटल का क्या मतलब है, आपको पता है कैश टू कैपिटल का क्या मतलब है, ठीक है। सो अब मैं ये नहीं कहूंगा जी इसको डेबिट करना है, इसको मैं बोलूंगा एंट्री बोल दूंगा जी कैश टू कैपिटल, ठीक है। तो जब हम फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है, तो फौरन जब फर्नीचर का बिल मेरे पास आएगा मैं उसे देखूंगा एक लम्हे के लिए और एंट्री क्या कर दूंगा, फर्नीचर टू कैश। उसके पीछे वो ही सारी अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास बिजली का बिल आएगा पेड, मैं उसे देखूंगा तो मैं फौरन एंट्री, अगर मैंने किसी को पूछेगा सर इसकी एंट्री क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। लिखना होगा तो लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी ऊपर वाली लाइन में, टू कैश नीचे वाली लाइन में। नरेशन में लिख दूंगा कि बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ये लिख दूंगा ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन बोलनी कैसे है ये बात भी क्लियर होगी, लिखनी कैसे है ये बात भी क्लियर होगी। ओके, एक और बात अभी ऐड करते हैं, वो क्या, वो कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई एंट्री ऐसे बोली जाए कि पेड टेलीफोन एंड सुई गैस बिल ऑफ ₹5,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, पेड टेलीफोन एंड सुई गैस bill of ₹5,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं सारे, हैंड रेज करें जरा जो लोग समझते हैं, दिखाओ भी कौन कौन हैंड रेज कर रहा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं सारे, देखो जरा कौन नहीं समझ रहा, सारे समझ रहे हैं, चलो गुड हो गया, गुड हो गया। ये जी 100+ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस वक्त क्लास माशाल्लाह, तो ये सारे समझते हैं रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ये जो, यार हाथ डाउन कर लें अब ना, कि ये जो फिगर मैंने पहले लिखी है, ये जो मैंने हेड पहले लिखा हुआ है, लाइक फर्ज कर लें ये मैंने हेड पहले लिखा हुआ है टेलीफोन, तो पहली अमाउंट इसकी है, फिर मैंने लिखा हुआ है एंड सुई गैस, दूसरी अमाउंट इसकी है, यानी टेलीफोन का बिल 5,000 पे किया, सुई गैस का बिल 10,000 पे किया। अगर किसी को नहीं पता तो समझ जाए बात को। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब इस एंट्री के अंदर कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितने हेड इन्वॉल्व हैं, ठीक है। नंबर 1 कैश इन्वॉल्व है ना, कैश पे किया यार, बिल जब पे किया तो कैश में पे किया, वहां स्माइल दे के थोड़ी बिल पे हो गया होगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो कैश दिया हमने कितना, 10 और 5 15,000 दिया जी। कैश हमने कितने का दिया जी, 15,000 का हमने कैश दिया। दूसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व है, टेलीफोन। टेलीफोन का बिल मैंने सर्विस ली टेलीफोन की, कितने की, 5,000 की। तीसरा हेड कौन सा इन्वॉल्व है, सुई गैस, ये मैंने सर्विस ली, सुई गैस कंज्यूम की, कितने की, 10,000। अंडरस्टैंड। कैश क्या है, एसेट सर। टेलीफोन क्या है सर, पैसे दिए, कॉल शॉल कर ली, कंज्यूम हो गया बिल, नेट यूज कर लिया, कॉल कर ली, पैसे कंज्यूम हो गए, समझ लो। तो वो क्या है, मैंने जो लिया वो खर्च हो गया, ठीक है, दिए हुए पैसों का बेनिफिट कंज्यूम हो गया, तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। और किस मद में हुआ, वो टेलीफोन है, इसलिए इसे टेलीफोन एक्सपेंस कहते हैं। फिर क्या हुआ सर, सुई गैस इस्तेमाल कर ली, बिल आया, पे कर दिया, इसका मतलब है सुई गैस भी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये ले एक्सपेंस हो गया, ठीक है। क्या हुआ सर, इस एंट्री के अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। ऐसी एंट्री जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट, यानी 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, 4 5 6 10 50 100 जितने मर्जी हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। लिख देता हूं यहां,
इसकी भी कोई साइंस है। अच्छा जी, उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट कंपाउंड एंट्री। ठीक है, और वो एंट्रीज जिनके अंदर दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं उन्हें हम सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उन्हें हम सिंपल एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, सिंपल एंट्री। ठीक है, तो ये क्या है? ये सिंपल एंट्री है। और ये जो आखिरी वाली क्या है? ये सुई गैस के बिल और टेलीफोन बिल वाली, ये क्या है? ये कंपाउंड एंट्री है। सर 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। ओके सर, डेबिट अकाउंट कौन सा करेंगे? ये बिल देने से कैश कम हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, इसे क्रेडिट कर दें। टेलीफोन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंस को डेबिट कर दें। सुई गैस एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, सर इसे भी डेबिट कर दें। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 अकाउंट डेबिट हो गए, 1 अकाउंट क्रेडिट हुआ। अगर आप गिव एंड टेक का हिसाब लगाएंगे तो क्या किया? 15,000 गिव किया और टेक क्या किया? 15,000 का बेनिफिट टेक कर लिया, कुछ टेलीफोन की शक्ल में और कुछ सुई गैस की शक्ल में। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी एंट्री उस वक्त तक सही एंट्री नहीं होगी जब तक उसके डेबिट और क्रेडिट अफेक्ट इन अमाउंट इक्वल ना हो। इन अमाउंट से मतलब कि ये नहीं हो सकता कि डेबिट 5,000 हो रहा है और क्रेडिट 4,000 हो रहा है, डेबिट 10,000 हो रहा है और क्रेडिट 12,000 हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कंपाउंड में हेड तो एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते, ये तो हो सकता है एक हेड डेबिट हो, 4 हेड क्रेडिट हो, 2 हेड डेबिट हो, 1 हेड क्रेडिट हो, लेकिन जब उनकी अमाउंट डेबिट और क्रेडिट की जमा की जाएगी दैट मस्ट बी इक्वल। जैसे यहाँ पर है डेबिट कैश हो रहा है तो यहाँ पर डेट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉरी, डेबिट कैश नहीं हो रहा बल्कि डेबिट क्या हो रहा है? टेलीफोन हो रहा है। सॉरी, टेलीफोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और सुई गैस अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। इसे 5,000 से डेबिट करेंगे, इसे 10,000 से डेबिट करेंगे। ठीक है, टेलीफोन डेबिट, सुई गैस डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू कैश, कितने से? 15,000। ठीक है, नरेशन में क्या लिख देंगे? टेलीफोन एंड गैस बिल पेड। बहुत ही नरेशन लिखना हो तो साथ लिख दें किस महीने की बिल पे किए हैं, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के। ये क्या हुआ? ये कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड हो गया। हमने क्या लिखा? इसे बोलने में कैसे बोला जाएगा? टेलीफोन 5,000, सुई गैस 10,000, टू कैश 15,000। इससे पता चल जाएगा कि टेलीफोन और सुई गैस डेबिट हो रहे हैं और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। लिखा हुआ तो वैसे ही पता चल रहा है कि वो डेबिट। आप ये देखें, ये मैं बात बता रहा था कि ये दोनों डेबिट इफेक्ट मिला के और क्रेडिट इफेक्ट जो है ये आपस में अमाउंट में इक्वल होने चाहिए। अगर ये अमाउंट में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक की है। इस तरह से हम किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम क्या कर सकते हैं? हम रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय पासिंग एन एंट्री। इसको हम कहते हैं हमने एक एंट्री पास कर दी है जर्नल के अंदर, हमने एक एंट्री रिकॉर्ड कर दी है जर्नल के अंदर। अकाउंटेंट क्या करेगा? उन तमाम वोचर्स को, उन तमाम एविडेंसेस को जो इन ट्रांजैक्शन की गवाही दे रहे हैं उनको देख के यहाँ ट्रांजैक्शन लिखेगा और उन एविडेंसेस को, उन वोचर्स को, उन बिल्स को, उन इनवॉइसेस को पंच करके एक फाइल में डेट वाइज लगाता है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का जो फिजिकल रिकॉर्ड है वो एक फाइल में लगा हुआ है और ट्रांजैक्शन हुई क्या क्या हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो इस जर्नल के अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा। इस तरह हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम उसे लिख सकते हैं और जिस बुक में उसे लिखा जाएगा उसे जर्नल कहते हैं और ये जो प्रोसेस है इसे जर्नलाइजेशन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ये सारा काम मैंने, आपने इस तरह लिख लिख के नहीं करना। मैंने और आपने ये सारा काम कैसे करना है? सोच के करना है, एक लम्हे के लिए सोचना और इधर एंट्री बोल देना। ठीक है, मसलन अगर मैं ये कहूँ कि रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम एमसीबी फॉर फीस 100,000,
1 लाख का लोन एमसीबी बैंक से लिया तो मैं फ़ौरन सोचूंगा एंट्री ये होगी कैश टू लोन फ्रॉम एमसीबी। कैश डेबिट किया क्योंकि एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। लोन क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, लोन लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं। इस तरह किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम ये जो 4 स्टेप वाला प्रोसेस है वो अप्लाई करके हम उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिख के जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज यहीं तक रहेंगे। कल मैं आपको बड़े वाज़ेह तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि हमने कैश और उधार ट्रांजैक्शन में पहचान कैसे करनी है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि एलिमेंट है, उसको जज करना जो है आपने सिर्फ ये करना है कि कल जो ट्रांजैक्शन मैंने इधर लिखी थी, आज मैंने 2-3 ट्रांजैक्शन एक्सपेंस की, इनकम की और ये लिखी हैं। आपने कल भी प्रैक्टिस होगी जब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश है, ये उधार है, तो उसकी एंट्रीज भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मेट ये आपने खुद बनाना है। बना के कल आज जो ट्रांजैक्शन की हैं, कल जो ट्रांजैक्शन की थी, उनको एक जर्नल बना के आपने अपने पास देखना है कि जी जर्नल किस तरह से बनाया जाता है। वो जो लेजर फोलियो वाला छोटा सा कॉलम है उसका भी कोई यूज़ नहीं है। वो जब यूज़ होगा तो मैं बताऊंगा कि उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो आपने इस सारे मामले को घर पर एक दफ़ा से क्लियर करना है। अच्छा जी, लेट मी चेक कि अगर मैं कोई चीज़ आपको इधर से पढ़ने के लिए भी दे सकता हूँ। नहीं जी, अभी नहीं। कल जब हम ये काम कर चुके होंगे ना कि ट्रांजैक्शन उधार और कैश कैसे होती है, तो फिर मैं एक दफ़ा इस चैप्टर 1 का जो है वो ओवरव्यू लूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि जी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी रह गई थी और उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने सिर्फ कल ये ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करके घर पे देखना है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं अपनी हैंड रेज करके। जी उसामा, जी उसामा। सर जो रेंट होगा सर, ये एक्सपेंस होगा ना, रेंट फॉर अ शॉप? जी बिल्कुल बिल्कुल, रेंट एक्सपेंस होगा। ओके सर, जी समीउल्लाह। अरे एक एंट्री बताने लगा, उसको बस एक्सप्लेन कर दो। लायबिलिटी टू कैश, बिजनेस पेड लोन टू गिव लोन टू ओनर। देखें, बिजनेस ने ओनर को जो लोन दिया है जी वो कैश गया बिजनेस से, कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी सर। और जब ओनर बिजनेस से लोन लेता है तो जी उसका खास नाम है उसको। जैसे बिजनेस ओनर से लोन लेता है तो हमने उसका खास नाम कैपिटल रखा था ना। सर इसी तरह अगर ओनर बिजनेस से लोन ले तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग बिजनेस का एसेट होता है कि ये पैसे वापस लेने हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू कैश। ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्राइंग्स क्या होती हैं। फिलहाल ये समझ लें कि जब ओनर बिजनेस से लोन लेता है तो उस हेड उसका नाम ड्राइंग होता है और वो कंपनी ने पैसे वापस लेने होते हैं, इसलिए वो मेरा एसेट है ड्राइंग। तो मैंने उससे पैसे वापस लेने हैं, मेरा एसेट बढ़ रहा है, ड्राइंग को डेबिट करेंगे, पैसे देने से मेरा कैश कम हुआ, कैश को क्रेडिट करेंगे। ओके जी ये क्या नाम लिखा हुआ है, आली बाजवा? जी जी बाजवा साहब। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके माइक, आप भाई माइक देखें सही, आपका कनेक्ट नहीं है, दोबारा करें। आवाज नहीं भाई आ रही आपकी। सर अब भाई? जी अब आ रही है। सर इसको स्टडी कैसे करना डेबिट क्रेडिट के बगैर, वो एक दफा दोबारा बता दें। मतलब इसे पढ़ना कैसे है? यस सर। मैंने बताया था कैश टू कैपिटल, कैश टू सेल, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, टेलीफोन टू कैश, इस तरह पढ़ना है। यस सर। जी जी रुमैसा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब कि हम लोग ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमें लॉस हुआ है, अब ऑनर को अपनी पॉकेट से दोबारा पैसे डालने पड़ रहे हैं कुछ किसी वजह से, तो उसको फिर हम लोग कैश टू कैपिटल ही करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब भी ऑनर पैसे बिजनेस में डालेगा
तो वो कैश टू कैपिटल ही होगा। ठीक है सर, थैंक। जी और जी, सुफियान है क्लास में? सुफियान देखो जरा। जी अनम्यूट करो। जी सुफियान, समझ आई आपको? जी मामू आ गई समझ। चलो, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं मामू अभी तो नहीं। चलो ठीक है, ओके, ठीक है जी। एनीबॉडी ओके एल्स, मैम, एनी थैंक यू। क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? लो जी, समीउल्लाह को याद आ गया। जी समीउल्लाह, समीउल्लाह अनम्यूट करो। जी भाई सर समीउल्लाह। जैसे आपने बताया कि आपका शागिर्द फॉरेन में एक कंपनी में है, ठीक है, हाँ उसने कहा कि मैं जो टायर से फारग हो चुके होते हैं, फजूल होते हैं, तो उनको यहाँ पे यहाँ पे एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, जिससे डिफरेंट मैच प्रोडक्ट्स बनाए जाए। जी जी तो सर एक स्टैंड बाय बिजनेस, अगर एक बिजनेस को लोन दे हाँ, तो उसकी एंट्री कैसे होगी? वो लोन ही है यार। मसलन एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को लोन दिया तो कैश आया हमारे पास, कैश को डेबिट करेंगे, और जिस नहीं, बिजनेस हमने ने देना है, मतलब कि हम स्टैंड बाय बिजनेस हैं। जी अगर स्टैंड बाय बिजनेस, हम है चार्टर्ड, हम अकाउंटेंट जो है वो स्टैंड बाय बिजनेस के हैं। स्टैंड बाय बिजनेस का क्या मतलब आप समझे? मुझे नहीं समझ मैं में क्या आया। सर जी, हमने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना है हाँ तो अपने। वो कैपिटल ही होगा। लाइक फर्ज करें मैं अगर एक कोई और बिजनेस, कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, तो उस फैक्ट्री का एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा, उसके अंदर जो पैसे डाले जाएंगे वो कैपिटल होगा। वो पैसे अगर तो मैं अपने किसी बिजनेस से दूंगा तो उस बिजनेस को पेबल स्टैंड कर लेंगे, अगर मैं खुद लगाऊंगा तो वो कैपिटल ट्रीट हो जाएगा। ठीक है जी, और कोई जी? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग इससे आगे चलेंगे। आप घरों में ज़रा जर्नल बना के देखिएगा इन ट्रांजैक्शन का, और कल जब हम आएंगे तो इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि हमने ये कैसे, हमें पता चलेगा स्टेटमेंट को पढ़ के, ट्रांजैक्शन को पढ़ के, कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये उधार ट्रांजैक्शन है। क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगा और उधार ट्रांजैक्शन में वादा, प्रॉमिस इन्वॉल्व होगा, प्रॉमिस का अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसलिए अगर मैं कैश ट्रांजैक्शन को उधार समझ लूँ तो भी एंट्री गलत हो जाएगी, उधार को कैश समझ लूँ तो भी एंट्री गलत होगी। कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।